केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है वो बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा एटॉमिक नंबर के बारे में यानी परमाणु संख्या के बारे में, मास नंबर के बारे में यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में, आइसोटोन यानी समस्थानिक, आइसोबार समभारिक और आइसोटोप समस्थानिक और आइसोटोन समन्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया है। आज थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे कि जो एटम है, एटम में चार्ज कैसे आ जाता है, आवेश कैसे आ जाता है। हालांकि एग्ज़ाम्स में उतना पूछा तो नहीं जाता है, ये कभी कभी उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। थोड़ा सा अपने आप को जो है इसमें हम एक जानकारी लेने के प्रयास करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा चार्ज क्या है यानी कि आवेश क्या है। आवेश क्या है यानी कि इस पे आवेश आता कैसे किसी एटम में। देखिए, जो अनस्टेबल होते हैं एलिमेंट्स, जो एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं वो स्थायी यानी स्टेबल होने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, डिनोट रिसीव करते हैं या डोनेट करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि ऑक्टेट रूल का क्या करते हैं, फॉलो। ऑक्टेट रूल ऐसा क्यों है? ऑक्टेट रूल मतलब अगर उनके आउटर शेल में 0, 2 और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हो जाए, 2, 0 to 8। तभी तो आप देखते हैं कि जिनके आउटर शेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम क्या है ना, किसी दूसरे एटम से रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो। अगर जिस एटम के जो आउटर शेल पूरी तरीके से भरे होते हैं ना, वो स्टेबल होते हैं और स्टेबल हो जाते हैं, तब वो फिर जो है किसी अदर एटम से रिएक्ट नहीं करते और कुछ ऐसा कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं जो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक होती है। बैलेंस सेल की वजह से जो है होते हैं। अगर हम बैलेंसिंग में बात करेंगे तो उसमें बैलेंस सेल होते हैं। तो ऑक्टेट रूल का यहाँ बहुत बड़ा रूल है। तो ये चीज़ें हैं ऑक्टेट रूल जिसे बोल, जिसमें जो है आउटर सेल में जो है उसके सारे सेल क्या हों, पूर्ण रूप से भरे हों, तो वो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अनस्टेबल एलिमेंट्स क्या है, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ऐसे बिहेव करता है, रिएक्ट करता है। तो ऑक्टेट रूल ये है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँगी आवेश कैसे आता है यानी कि चार्ज कैसे आता है, अगर आपने देखा है कि अगर थोड़ा सा हम समझेंगे, सोडियम क्लोराइड जो हमारे साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट, इसे रॉक साल्ट भी बोलते हैं। रॉक साल्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। टेबल साल्ट भी बोलते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं यही खाने में। तो ये चीज़ें हैं, इसको टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, ROC के। थोड़ा मेरी स्पेलिंग में मत जाइएगा दोस्तों। सोडियम क्लोराइड हो गया। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करूँ, किस तरीके से जो है एक दूसरे से परफॉर्म होते हैं, ये जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि ये इसलिए आपस में जुड़ के एक यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं ये, और स्टेबल होने के लिए चीज़ें ऐसे करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात किया जाए यानी कि परमाणु संख्या की बात की जाए, तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 11। और 11 ही क्या होता है आपका जो है प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स ही क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आप इनके अकॉर्डिंग ही जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं वो आप परमाणु संख्या के ही अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर आप देखा जाए यहाँ पे सोडियम के बारे में, तो सोडियम के आउटर सेल में आपको मालूम है कि पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में जो है 32। तो दूसरे में कितना हो गया, 8, और बचा कितना, 8, 2, 10 हो गया, बचा कितना, 1। ये क्या हो गया, थर्ड सेल में यानी कि तीसरे ऑर्बिट में। तो देखो ये क्या है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि अब अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में क्या है जो है एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे या तो 8 हो या तो फिर 18 हो, क्योंकि 18 भरने से पहले हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो मैं बोला ना कि कौन सा रूल फॉलो करना, 28 to 8, ये तो फिर कुछ हो ही ना, तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये क्या अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये
एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये किसी से जो है 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि अगर यहाँ 8 हो गया तो ऑक्टेट रूल हो जाएगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से इसके आउटर सेल में कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैं बात करता हूँ क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो आप देखते हैं किस नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 17, 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे इसका तो कितना आ गया 7, 2 8 10 और 10 17 और 7 17। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। या तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, ये स्टेबल दे देगा, तो ये दूसरे से क्या हो जाएंगे, वैलेंस सेल जो है अभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वैलेंस कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। या फिर ऐसे करें कि या तो फिर ये सोडियम दे दे इसे 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 2 8 हो जाएगा, इसके पास भी 2 8 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल का भी फॉलो हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं ना। तो अब ये क्या करेगा कि हालांकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों देगा, कम वाला दे सकता है, ज़्यादा वाला क्यों देगा, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ पे क्या कि जो हम लोग जानते हैं, अब ये क्या करेगा, सोडियम जो अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो जैसे ही क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन के पास 2 8 8 हो गया, और इसके पास फिर क्या बचा, 2 8 ये बचा। ये भी स्टेबल, दोनों स्टेबल हो गए। अब और देने के बाद ये लोग क्या बना लिए, ये लोग बना लिए NaCl, क्या बन गया, NaCl। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें दाता कौन है, यानी कि जो देता है, डोनर कौन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिया है। यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या, सोडियम। तो सोडियम में क्या आ जाएगा भाई, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा, क्योंकि ग्रहणी ये क्या है, रिसीवर है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ले लिया, ग्रहण कर लिया है। तो ये चीज़ें हो गई। तो जो मैकेनिज्म बनी वो क्या बनी, NaCl बन गया। तो आपने देखा अवेश क्या है। अब जैसे कि सोडियम ने क्या किया, अपने बाय कोश से क्या कर दिया, यानी कि आउटर सेल से क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। तो इस पर क्या आ गया, N चार्ज आ गया। और क्लोरीन क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, तो इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो बस यही होता है अवेश, जब कोई जो है एटम क्या अपने आउटर सेल से क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या फिर ग्रहण करता है, उस पर क्या जाता है, अवेश आ जाता है। तो ये हुआ है आपका अवेश, ये हुआ अवेश। ऐसी कोई खास जो डिफिनेशन नहीं है, ये ऐसे ही आपको समझना था। हालांकि आप जानते ही हैं पिछली कक्षाओं में, लेकिन मैंने बोल रखा है थोड़ा सा मैं छोटी चीज़ें सिखाऊंगा, इस वजह से जो है मैं इनको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ऐसे होता है। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आयन क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा गलत डायरेक्शन पे जा रही हैं या फिर थोड़ी गलत हो गई हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि गलतियाँ तो फिर सबसे ही होती हैं। अच्छा, तो आपने देखा है, अब हम बात करते हैं आयन के बारे में। आयन, ठीक, आयन की अगर बात करें हम, अब आयन क्या होते हैं, ये जो अवेश युक्त परमाणु हुए ना, जो ये अवेश युक्त परमाणु हुए, यही क्या कहलाते हैं, आपके आयन कहलाते हैं। ये जो अवेश युक्त परमाणु हैं यही क्या कहलाते हैं, आपके आयन कहलाते हैं। जैसे अब मान लीजिए यानी सोडियम, यानी क्या, सोडियम प्लस चार्ज, ये क्या हो गया, अब आपका आयन हो गया। क्लोरीन क्या हो गया, आयन हो गया। Mg प्लस प्लस, क्या हो गया, आयन हो गया। O माइनस माइनस, ये सब क्या हो गए, आपके आयन हो गए। यानी जो एटम्स में जब चार्ज आ जाता है, जब एटम्स में क्या आता है, चार्ज आ जाता है, तो वही फिर क्या कहलाने लगते हैं, आपके आयन कहलाने लगते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, फिर हम लोग आयन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आए कि आयन एक्चुअल में होते कैसे हैं, वो किस तरीके से आयन का जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो एटम आयन में चेंज होता है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले ली। तो ये हो गए आपके जो है आयन की स्पेलिंग आई और नहीं होता है क्या, देख लेना दोस्तों। तो ये हुआ सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हो गए आपके आयन।
तो आयन कैसे होगा, ये थे थोड़ी सी डिफिनेशन, यानी कि ये बोला जाए आवेश युक्त परमाणुओं को क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और आयन आपने देखा दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक आयन, धनात्मक आयन, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आयन। इसे बोलते हैं केटायन केटायन, इसे बोलते हैं एनायन। ठीक, तो केटायन और एनायन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये धनात्मक हुए और ऋणात्मक हुए। अब ये धनात्मक आयन कैसे हैं, जब आपको हम बता दिया है, जब एटम क्या करता है, आउटर शेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, त्याग करता है। और ऋण आयन क्या हुआ, जब आप अपने आउटर शेल में क्या करता है, यानी कि जब बाह्य कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या हो गया, ऋण आयन हो गया। तो आयन दो प्रकार के हो गए आपके, धन आयन और ऋण आयन, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दो आयन होते हैं। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। बस क्वेश्चन अगर पूछना भी होगा तो ये पूछ सकता है किसी एटम में जो है धन आयन चार्ज कब आता है, जब उसके आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं, या फिर दोनों किए जाते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे जब ऑप्शन आएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा एक्चुअली में क्या होता है। अब आज का जो हमारा चैप्टर अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना के बारे में हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। अब आज हम बात करेंगे एटम के बारे में कि एक्चुअली में एटम क्या होते हैं। और लॉजिक बात है भाई, सिंपल से उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस किया जाएगा जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और ये जो आ रहे हैं और जिनकी पॉसिबिलिटी है आने की। ये चीज़ यानी कि एटम के बारे में हम बात करेंगे। तो एटम क्या होता है, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्या होता है, टिनी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट। अब एटम क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। अब तत्व की बात करता हूँ मैं, तत्व आप जानते ही हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एक छोटा सा पार्ट है एटम, जो कि फिर उससे ज़्यादा जो है छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट फर्दर डिवाइडेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अगर मैं समझने की इमेज डेवलप करूँ, बात करूँ, अगर मान लो बहुत सूक्ष्मतम कण है, हमारा हाइड्रोजन जो है कोई एलिमेंट है और एलिमेंट का ही क्या है, एक सूक्ष्मतम कण है। ऐसा सूक्ष्मतम कण, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फिर अब वो उससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, उसे जो है ब्रेक डाउन यानी कि डिवाइड नहीं किया जा सकता है और उससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर मैं ऐसे मान के चलता हूँ, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ समझाने के लिए, कोई एज अ प्रैक्टिकली नहीं है। मान लीजिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के एलिमेंट का मान लो ऐसे कोई साइज इतना बड़ा है हाइड्रोजन, तो हमारा इसमें एटम कितना होगा। अब एटम जो होगा हमारा वो कितना होगा, एक इतना छोटा, ये इतना छोटा, ये जो पोर्शन हमने कट कर दिया ये इतना, ये जो पोर्शन हमारा जो निकल गया इतना छोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा एटम। अगर ये एलिमेंट है तो ये एक छोटा से पार्ट होता है एटम। एक रफली आइडिया है समझाने के लिए, समझाने के लिए। तो एलिमेंट क्या होगा, ये होगा आपका एक छोटा सा पार्ट। हालांकि आप ऐसे समझे जैसे मान लीजिए हम कोई रॉक है, चट्टान है, अगर उसका छोटा से छोटा कण की बात की जाए, छोटे छोटे पार्टिकल की बात की जाए, तो आपको मालूम है अगर आप
एक पत्थर को ना, अगर आप एक पत्थर है इसको आप तोड़ेंगे ना, ये ज़्यादा टूट के जैसे बालू नहीं होती, सैंड, ये छोटे छोटे इस इतने छोटा टुकड़ों में जाएगा। तो एक छोटा सा टुकड़ा जाएगा, एक ऐसा टुकड़ा आएगा जिसे फिर आप नहीं डिवाइड कर सकते, फिर आप उसे जो है और उससे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका एटम। यानी कि एटम क्या है ना, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड। फिर इसे जो है उससे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी कि आप ये कह लीजिए जो परमाणु है, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। यानी कि बिना अपघटित हुए मतलब बिना टूटे, बिना जो है विदाउट टूटे जो क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। और ये क्या करता है, ये संयोग द्वारा जो है ना अणु का भी निर्माण करता है। क्या करता है? ये अणु का भी निर्माण करता है, यानी मॉलिक्यूल्स भी बनाता है एटम। तो हमने क्या सीखा कि अणु, एक तो क्या सीखा कि जो है हमारा परमाणु क्या है, वो बहुत ही छोटा कण है, बहुत छोटा ही पार्टिकल है, जो कि इससे छोटा फिर हो ही नहीं सकता, या उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपने सीखा। दूसरा मैंने क्या बताया कि परमाणु क्या है, परमाणु जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में बिना टूटे हुए ना, विदाउट ब्रेक किए हुए। अब केमिकल रिएक्शन कैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो ये क्या है आपका वाटर की बात किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन होगा क्या बनेगा आपका H2O। यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो H2O बन गया। क्या बन गया? वाटर। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। अगर मान लो हम NaCl की बात करें, Na+Cl, ये बनते कैसे हैं रिएक्शन, इसमें N चार्ज होता है, प्लस इसमें होता है माइनस, अब प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बना देते हैं NaCl। तो NaCl बन गया। ये जो है हमारे केमिकल रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीजन क्या है, एक आइटम हो गया। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर एटम की बात की जाए तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। यानी ये अगर यहाँ पे H2 की बात की जाए, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल कितना है, 1 है। अगर इसमें एटम की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो एटम कितने हैं, 3 हैं। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं बिना टूटे हुए। 2 चीज़ें हमने सीखी। तीसरी चीज़ें क्या सीखी कि एटम ही क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटम क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु बनाते हैं यानी कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाने का मतलब ये है कि जब एक अणु, ऐसे एक अणु ऑक्सीजन का, एक अणु ऑक्सीजन का जुड़ेंगे, O2 बना दिए, क्या बन गया, अणु बन गया। इस तरह मान लो ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का जुड़ेगा, क्या बन गया, H2, क्या बन गया, अणु बन गया। और वैसे भी ये भी अणु है। जैसे मान लो दो जो है आपके 2 अणु किसके, 2 परमाणु किसके मिले, हाइड्रोजन के, और एक मिला ऑक्सीजन के, क्या बन गया, एक अणु बन गया। तो 3 चीज़ें हो गई कि जो अणु आइटम है क्या करता है, जो है एटम क्या करता है, अणु का भी निर्माण करता है। और एटम आपको मालूम है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और संयोग द्वारा अणु का निर्माण भी करता है। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। रिएक्शन में भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं कि एटम बना किससे होता है। तो आपको मैं अभी इसके पहले भी कई बार बता रखा हूँ। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ एटम के, तो ये क्या है, एटम का होता है न्यूक्लियस, और ये होते हैं सेल या ऑर्बिट भी बोलते हैं इसे, बाह्य कोश, ये चीज़ें हैं। ये होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है, धनावेशित होता है, यानी कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी नाभिक। ये नाभिक की बात करता हूँ मैं, न्यूक्लियस की बात करता हूँ।
और आउटर सेल में यानी कि बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं आपके, होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए आपके, बाहर की सेल में क्या हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी मोटा मोटा बात किया जाए तो जो एटम है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, वो आपके 3 ही पार्टिकल हैं। एक तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो एटम हमारा बना है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये 3 चीज़ें आपको माइंड में फिट रखना है। मैंने आपको बताया था कि नाभिक को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सम को एक साथ जब बोलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर आप एक साथ बोलते हो तो क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियन। तो अपने दिमाग में ये फिट कर लीजिए, इसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में एक ही है, न्यूक्लियन। यानी न्यूक्लियस को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। फ़र्क इतना है कि हम एक साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बोलते हैं न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन कहाँ होता है, वो न्यूक्लियन में ही क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बोलिए कि नाभिक में ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। ये डाउट मत रखिएगा, थोड़ा से फ़र्क है शब्दों का, बाकी जो बात एक ही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि जो हमारा एटम है, एटम जो है किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो एटम बना हुआ है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन में प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0 चार्ज होता है। एंड नाभिक को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। यानी न्यूक्लियन बोलने का मतलब अर्थ ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोल देते हैं, हम लोग न्यूक्लियन बोल देते हैं। अब मैं बात करता हूँ एटम में। तो एटम जिन चीज़ों से मिलकर बना है, अभी तक हमारे यही छोटे पार्टिकल थे, लेकिन अब जो है इनसे भी एक छोटा पार्टिकल आया है, वो क्या है, क्वार्क। क्या है, क्वार्क। उसकी खोज की गई है गेल-मैन के द्वारा, डिस्कवर्ड बाय गेल-मैन। तो मैं बता दूं कि जो अब जो है आप न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन जो बोल रहे हैं, प्लस और न्यूट्रॉन। अब आप इस न्यूक्लियस को ना आप क्वार्क भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, क्वार्क कह सकते हो। क्यों, क्योंकि अब इनसे छोटा पार्टिकल क्या आ गया है आपका, क्वार्क आ गया है। क्या आ गया है, इनसे छोटा पार्टिकल आपका क्या आ गया है, आपका क्वार्क आ गया है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये किससे मिलकर बने, ये क्वार्क से मिलकर बने। किससे मिलकर बने, क्वार्क। तो जो अब छोटा पार्टिकल है वो क्या है, क्वार्क। यानी कि आप चाहोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलो, वहाँ स्पेस नहीं था इसी वजह से मैं लिख दे रहा हूँ। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह एग्ज़ाम में आ जाता है, क्वार्क ऑप्शन आ जाए तो ये समझ जाना न्यूक्लियस ही क्या है, हमारा क्वार्क है। रीज़न ये है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से। और क्वार्क की बात किया जाए तो क्वार्क भी जो है होते तो 6 टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप। जो इसमें मेन टाइप है जिससे जो हमारा एटम में बना हुआ है, यानी अभी तक क्या थे हमारे पास जो है, इससे छोटे पार्टिकल नहीं थे, इससे छोटे पार्टिकल नहीं थे एटम में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल होता है, वो क्या होता है, क्वार्क होता है। क्या होता है, ये इससे भी छोटा पार्टिकल होता है, क्वार्क होता है। डिस्कवर्ड बाय गेल-मैन। किसके द्वारा खोज की गई थी, जो क्वार्क पार्टिकल है किसके द्वारा खोज की गई थी, गेल-मैन द्वारा खोज की गई थी। अब क्वार्क भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स मैं बताया, जिसमें मेन टाइप्स हैं जिनसे हमें काम है, वो है क्वार्क 2 टाइप। एक तो आपका हो गया अप क्वार्क, इसे आप UQ बोल सकते हो, अप क्वार्क। और एक हो गया आपका डाउन क्वार्क। ये इंग्लिश में या हिंदी में एक ही है भाई। क्या हो गया, डाउन क्वार्क। तो ये 2 अप क्वार्क और डाउन क्वार्क हुए। और आपको मालूम है जो हमारा प्रोटॉन पे जो हमारा चार्ज होता है,
प्रोटॉन पे हमारा कैसा चार्ज होता है, हमारे प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है +1, और न्यूट्रॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है आपका 0। प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन में क्या न्यूट्रॉन में क्या होता है 0 चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा। बट हमारा न्यूक्लियस क्या होता है पॉजिटिव चार्ज जो होता है, यानी कि उसमें धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक होता है हमारा न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के धनावेश होने के कारण जो है हमारा न्यूक्लियस भी क्या होता है धनावेश होता है, 0 पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि इसकी वजह से भी क्या हो जाता है न्यूट्रॉन भी क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसमें क्या कौन कौन से चार्ज होते हैं आपके जो हैं प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे और 0 चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे। मैं थोड़ा इसे रफ कर दूंगा अगर आप लिख लिए हों। ये देखिए, तो कॉर्क इनसे छोटा पार्टिकल है। अब देखो जो अप कॉर्क होता है इसमें क्या चार्ज होता है, अप कॉर्क में जो चार्ज होता है वो होता है +2/3, और जो डाउन कॉर्क है इसमें क्या होता है चार्ज, इसमें जो चार्ज होता है ये होता है 1/3, ये इसमें चार्ज होता है। अब बात ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन्हीं कॉर्क से मिलकर बने होते हैं। इन न्यूक्लियस को अगर आप कॉर्क में भी समझना चाहते हैं तो आप कॉर्क भी कह सकते हो। तो इनमें ये चार्ज हुआ है आपका अप कॉर्क और डाउन कॉर्क में कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। तो अब बात आते हैं प्रोटॉन में जो हमारा प्लस चार्ज है वो आ रहा है, तो क्योंकि इन्हीं कॉर्कों से मिलकर बना। प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन के लिए आपको चाहिए दो अप कॉर्क प्लस एक डाउन कॉर्क, 2 कॉर्कों से मिलकर बना है प्रोटॉन। अब अप कॉर्क की बात किया जाए तो अप कॉर्क में चार्ज कितना है, अप कॉर्क में चार्ज है 2/3 प्लस डाउन कॉर्क का चार्ज कितना है, डाउन कॉर्क का चार्ज है -1/3। आप सॉल्व कीजिए इसे, 2 2 4/3 -1/3 एलसीएम लोगे कितना जाएगा 3/3 = 1। देखिए कौन सा चार्ज आ गया, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है प्लस होते नहीं। प्रोटॉन कितने डाउन कॉर्क और कितने अप कॉर्क से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क से मिलकर बना है। यानी आपको ये क्लियर हो गया कि इनसे भी जो छोटा पार्टिकल है वो क्या है हमारा कॉर्क है। कॉर्क देखिए प्रोटॉन में 1 चार्ज होता है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या उनसे चार्ज होगा। आप ही देख सकते हो कि इसमें क्या है कि 1 यानी कि 1 आपका क्या हो जाएगा अप कॉर्क प्लस 2 क्या हो जाएगा ये आपका डाउन कॉर्क, 2 क्या हो जाएगा डाउन कॉर्क। तो 1 अप कॉर्क दूसरा डाउन कॉर्क। तो अप कॉर्क का चार्ज कितना है 2/3 प्लस डाउन कॉर्क का चार्ज कितना है 1/-3। अब देखिए 2/3 - 2/3 क्या आ गया 0। तो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज आ गया, न्यूट्रॉन पे चार्ज आ गया 0। यानी कि आप जान सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही क्या बोलते हैं कॉर्क बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस को भी क्या बोलेंगे कॉर्क। क्वेश्चंस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी आता है तो अब आपके यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, जो हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं कॉर्क से। ये चीज़ें जो मेनली जो मीनिंग है। बाकी अगर आप क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा दिया कि ऑप्शन में जो है दे दिया न्यूक्लियस में होते हैं क्वार्क, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ भाई होते हैं क्वार्क, क्योंकि प्रोटॉन भी किससे मिलकर बना है क्वार्क से और न्यूट्रॉन भी किससे मिलकर बना है क्वार्क से। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद अब अभी तक जो हम लोगों ने समझा, जो कंसेप्ट हमने समझा, तो अब मैं इसी कंसेप्ट पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको अब मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे अगर आप समझ गए हैं तो बहुत बेहतरीन है। तो कैसे, चलिए ठीक है। अब ये हो गया, आप इतना चीज़ें लिख लिए हैं और जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसे सुन पा रहे हैं, वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा
कोई बात नहीं। अब आपने क्या देखा कि जो हमारा एटम है द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट which cannot further divided। आप समझ गए, इसे जो है और इसे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, हालांकि जो कॉर्क आ चुका है। दूसरी बात क्या है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम, किससे मिलकर बना है ये? अब बताओ मुझे पार्टिकल ये किससे मिलकर बना है? मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, चलो लिख देता हूँ पूरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। और क्या करता है ये? इट इज़ पार्टिसिपेट, इट इज़ पार्टिसिपेट केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। इतना समझ में आ गया होगा। और मैंने क्या दिया? इट इज़, अब ये क्या बनाता है? ये अणु का भी क्या करता है? निर्माण करता है। क्या बनाता है ये? अणु बनाता है। इट इज़ फॉर्म्ड मॉलिक्यूल, इट इज़ फॉर्म्ड, अणु का भी क्या करता है? ये निर्माण करता है। ये 4 पॉइंट थे और ये चीज़ अभी आपने डिटेल में सीखी। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर किस में बात करते हैं? न्यूक्लियस में। क्योंकि अब जाते हैं हम न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि न्यूक्लियस से यानी कि नाभिक से किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो किस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो है न्यूक्लियस में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर न्यूक्लियस की बात किया जाए, एटम में ही न्यूक्लियस की बात करते हैं हम, यानी अगर हम नाभिक की बात करते हैं, न्यूक्लियस या इसे न्यूक्लियन भी बोलिए, मैंने बता दिया अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इनको एक साथ क्या बोला जाता है? अच्छा, न्यूक्लियन, ठीक है, स्पेलिंग इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन भी बोलिए, ठीक है। न्यूक्लियस या न्यूक्लियन की बात करते हैं हम लोग। तब आपको देखा जाए, पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियस जो है, जो हमारा नाभिक है, वो मिलकर बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क से। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और या फिर क्वार्क से। पहला पॉइंट हो गया। न्यूक्लियर में क्या है कि न्यूक्लियर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियर फोर्स द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किस फोर्स द्वारा बंधे होते हैं? ये बंधे होते हैं आपके जो है नाभिकी बल द्वारा। किसके द्वारा बंधे होते हैं? ये नाभिकी बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी कि इट इज़, अच्छा, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाई क्या? न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि देखा जाए ये किससे बंधे होते हैं? ये न्यूक्लियर फोर्स द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकी बल, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकी बल द्वारा बंधे होते हैं।
जो चीज़ भी आएगा वो सब न्यूक्लियस ही आएगा, नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, नाभिकीय बल द्वारा जो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। दो चीज़ें हो गई, ठीक। और क्या है, जो न्यूक्लियस में जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पे स्टोर होती है, वो न्यूक्लियस में ही स्टोर होती है। किसी भी एटम की जो नाभिकीय ऊर्जा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो उसके न्यूक्लियस में ही स्टोर होती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तीन चीज़ समझ में आ गई कि जो नाभिक है वो नाभिक किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क से। और नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं। वो किस फोर्स के द्वारा बंधे हुए होते हैं, वो बंधे होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा, यानी कि उसे नाभिकीय बल कहते हैं। और जब नाभिकीय बल द्वारा वो बंधे होते हैं, और जो एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी, तो जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है, तो नाभिक में कौन सी एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। और नाभिक में क्या होती है, स्टोर होती है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, नाभिक में स्टोर होती है। अब नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी। कैसे की थी, अल्फा स्कैटरिंग से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी। ये अल्फ़ा का उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था, ये अल्फ़ा का उन्होंने लिया था रेडियम से। अभी मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चीज़ें आपको एटम के बारे में समझ में आ गई। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज़ें अटैच करते हुए चला आया हूँ वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो यानी कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स हो गया वो नाभिकीय बल हो गया। ये कहाँ होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है, बांधे रखता है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस में ही स्टोर होती है। और ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी, जो खोज किए थे, वो किन्होंने किया था, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, साइंटिस्ट ने किया था। और किसके द्वारा किया था, उन्होंने अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फ़ा किरणों का प्रकीर्णन कराया था। अब वो अल्फ़ा का उन्होंने प्राप्त किया था कहाँ से, रेडियम से। और उन्होंने किस पे कराया था, उन्होंने गोल्ड की एक फॉइल ली थी, एक पतली पॉलीथीन ली थी, पतली पन्नी ली थी सोने की, और उसमें उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग की थी, जिसे से उन्होंने जो है न्यूक्लियस से क्या कर पाया, डिस्कवर कर पाया। तभी हम चीज़ें को और अच्छे से समझेंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, तो अब मैं जो है इनको थोड़ा और अच्छे से लिखा देता हूँ। तो आपको समझना है, रटना नहीं है। और इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे समझ कर। आज हम लोगों ने ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी, और डाउट भी नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाने चाहिए। और एक से दो बार वीडियो देखिए, और एक बार खुद से पढ़ लीजिए, फिर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और क्वार्क। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाय न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपको अगर लिखवाने की ज़रूरत है तो मैं लिखवा देता हूँ, इट इज़ मेड ऑफ इससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्वार्क। भाई ये किससे बना होता है न्यूक्लियस, या तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क। यानी कि जो नाभिक है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और या क्वार्क से मिलकर बना होता। अच्छा, ये किस बल द्वारा जुड़े होते हैं, आपको मालूम है, जो न्यूक्लियर फोर्स यानी जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। प्रोटॉन एंड, थोड़ा यार स्पेलिंग में मत जाना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बॉन्डेड बाई न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल, नाभिकीय
लिख लेना नाभिकीय फोर्स। ठीक, नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, बंद होते हैं। इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर। इन न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड। इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड। नाभिक में क्या होता है, जो नाभिक है, नाभिक में जो है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, स्टोर होती है। ऐसा मत समझना टोटल जो नोट्स इंग्लिश में, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, आप उसे लिखते भी चलें। ठीक, और बायलिंगुअल है, कभी हिंदी कभी इंग्लिश चलेगी। जो मेरा मेन मोटो है वो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, कोई डाउट नहीं है। ठीक, लिखते चलो, हिंदी इंग्लिश बात एक ही है। न्यूट्रॉन को हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश में, बात एक ही है। इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड। और जो है नाभिक में क्या होता है, जो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्टोर होती है। इट इज डिस्कवर्ड बाई, it is discovered by रदरफोर्ड। ये जो है किसके द्वारा खोज की गई थी, इसकी खोज जो है की गई थी रदरफोर्ड द्वारा। इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड बाय एक्सपेरिमेंट, अल्फा एक्सपेरिमेंट, सॉरी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि अल्फा किरणों के प्रकीर्णन द्वारा जिन्होंने खोज किया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय, चलो यहाँ पे सी ही है, अच्छा ज़रा छोटा लिख गया है क्या, इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड परफॉर्मिंग बाय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा किरणों के प्रकीर्णन द्वारा इन्होंने जो है किया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड परफॉर्मिंग बाय अल्फा स्कैटरिंग, दिख रहा है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो है रदरफोर्ड ने ही जो न्यूक्लियस क्या की थी, खोज की थी, वो भी अल्फा किरणों का प्रकीर्णन कराकर। ये चार चीज़ें आपको समझ में आए, ये चार कंसेप्ट हैं। मैं थोड़ा अभी इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो न्यूक्लियस में 4 पॉइंट को आपको क्या करना है, रखना है अच्छे से। अगर आप बात किया जाए तो यहाँ पर अगर साइज़ आप, अच्छा कुछ इसमें जो है और भी 2 हैं कि अगर इसकी साइज़ की बात किया जाए न्यूक्लियस की, तो अच्छा तो अगर बात किया जाए तो अभी 2-3 पॉइंट इसमें और मैं लिखवाऊँगा। अब थोड़ा टाइम जो हो रहा है तो ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, तो आप इसी तरीके से समझते रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ, और इससे ही समझेंगे। और देखने के लिए धन्यवाद।